हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीडीपी सीटेट यूपीटेट के लिए कंप्लीट सीरीज का चैप्टर नंबर 5। जल्दी से आ जाएं आज, क्योंकि आज का जो चैप्टर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो सीरीज है ये सीडीपी की है, ये सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए और डीएसएसबी के लिए जरूरी है। ये चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले हम करेंगे ब्रूनर की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी। किससे रिलेटेड है ये? कॉग्निटिव या फिर कहें मेंटल या फिर कहें मानसिक विकास की थ्योरी। ये दोनों की दोनों थ्योरी किससे रिलेटेड हैं? मानसिक विकास से रिलेटेड हैं, मन के विकास से रिलेटेड हैं। कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, चाहे ब्रूनर की थ्योरी की बात करें चाहे पियाजे की। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे ब्रूनर की थ्योरी से। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे दीपक, लल्लन, स्टूडेंट लाइफ, राखी धीमान, सभी स्टूडेंट आ जाएं। 19 स्टूडेंट ही आए हैं। खैर कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। खैर चलो शुरू करते हैं। चलिए, ब्रूनर का मानसिक विकास का सिद्धांत जो है हम समझते हैं। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे इसकी और कई स्टूडेंट डर भी रहे थे। मैंने क्या बोला था? ब्रूनर एक बार कराऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखिए ब्रूनर का मानसिक विकास का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको समझनी जरूरी है, इसके मानसिक विकास के डेवलपमेंट की 3 स्टेज हैं। कितनी स्टेज है? 3 स्टेज हैं। जो पहली स्टेज है मानसिक विकास की, उसका नाम है क्रियात्मक अवस्था। पहली स्टेज क्या है? क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था को बोला जाता है इनएक्टिव स्टेज। ये पहली स्टेज होती है, इनएक्टिव स्टेज। इसके अंदर क्या क्या होता है? देखिए, इसके अंदर जो बच्चे का मानसिक विकास है वो वातावरण को एक्टिविटीज के माध्यम से समझकर होता है। ठीक है, यानी कि मानसिक विकास, यानी कि सबसे पहले बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा? पहली स्टेज में जो बच्चे का मानसिक विकास होगा वो वातावरण को एक्टिविटीज के माध्यम से समझना, के माध्यम से समझकर होगा। यानी बच्चे का जो मानसिक विकास होता है सबसे पहले वो इंद्रियों के प्रयोग से होगा। इंद्रियों के प्रयोग से मानसिक विकास, इंद्रियों के प्रयोग से। अब देखो, पियाजे से मिलते जुलते विचार है इनके। इंद्रियों के प्रयोग से बच्चा अपना पहली स्टेज में क्या करेगा? मानसिक विकास करेगा। समझ में आ गई बात? क्रियाएं करके, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके। ठीक है, जैसे कि पकड़ना, काटना, छूना, मोड़ना, ये सारी क्रियाएं करके बच्चा अपना मानसिक विकास करता है पहली स्टेज में। चीज को पकड़कर, उसको काटकर, उसको छूकर, उसको मोड़कर। एक बात यहां पर आप समझना कि मानसिक विकास की पहली स्टेज में ब्रूनर के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि भाषा का महत्व, यानी इस पहली स्टेज में भाषा का महत्व कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है पहली स्टेज में। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा मानसिक विकास भाषा के प्रयोग से थोड़ी कर रहा है।
बच्चा कैसे कर रहा है मानसिक विकास? अपने इंद्रियों के प्रयोग से, चीजों को पकड़कर, उसे काट कर, उसे छू कर, उसे मोड़ कर। तो भाषा का महत्व कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं होता, क्रियात्मक अवस्था में। यह पहली बात समझना, ठीक है। इसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कोई भी मेंटल इमेज नहीं बनती। जैसे कोई चीज है, उसको देखकर मेंटल इमेज बनाकर मानसिक विकास नहीं होता। उस चीज को छूकर, काटकर, मोड़कर, तोड़कर जो है बच्चा अपना मानसिक विकास करता है। यानी कि इस एज के अंदर, यानी कि इस इनएक्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेंटल इमेजेस का कोई स्थान नहीं है। मेंटल इमेजेस का महत्व नहीं, का महत्व मानसिक विकास में नहीं है, मानसिक विकास में नहीं है। तो यहां पर आप क्या समझे कि बच्चे का मानसिक विकास पहली स्टेज में कैसे होगा? क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया, एक्टिविटीज के द्वारा ही क्या होगा? मानसिक विकास बच्चे का होगा पहली स्टेज में। ये इनएक्टिव स्टेज थी, इनएक्टिव स्टेज। चलिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। ब्रूनर का मानसिक विकास 3 स्टेज में बटा हुआ है। उसकी पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था, यानी मानसिक विकास वातावरण को एक्टिविटीज के माध्यम से समझकर होगा। इंद्रियों के प्रयोग से मानसिक विकास होगा। भाषा का कोई रोल नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज में। चीजों को पकड़कर, काटकर, छूकर, मोड़कर ही बच्चा अपना मानसिक विकास करेगा। जैसे कोई चीज उसके सामने है, उसको पकड़कर, काटकर, छूकर, मोड़कर ही वो पता करेगा ये है क्या। मेंटल इमेजेस का महत्व नहीं है मानसिक विकास में इस स्टेज में। और मानसिक विकास कैसे होगा? क्रियात्मक रूप से, क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा। चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी इसके अंदर दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरी स्टेज इनकी होती है प्रतिबिंबात्मक स्टेज। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसको बोला जाता है आइकॉनिक स्टेज। क्या बोला जाता है? आइकॉनिक स्टेज। अब यह स्टेज इसलिए जरूरी हो जाती है कि मानसिक विकास बच्चा अब चीजों को देखकर, छूकर, काटकर अपने इंद्रियों के प्रयोग से नहीं करेगा, मेंटल इमेज बनाकर करेगा। यानी मेंटल इमेजेस के थ्रू सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर एंटर करती हैं इस स्टेज में। सबसे मेन पॉइंट क्या है इस स्टेज का? मेंटल इमेजेस के थ्रू सूचनाएं, या फिर कहें इंफॉर्मेशन, सूचनाएं या कहें इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में एंटर करती हैं। ठीक है, इसमें क्रियात्मक रूप से मानसिक विकास नहीं होगा। इसमें मानसिक विकास कैसे होगा? मानसिक प्रतिबिंब बनाकर। कोई चीज सामने है, उसके मानसिक प्रतिबिंब बनते हैं और मानसिक विकास होता है। मानसिक प्रतिबिंब बनाना, दूसरी स्टेज में बच्चा क्या करता है? मानसिक प्रतिबिंब बनाना, मानसिक प्रतिबिंब बनाता है। और इससे कौन सी मेमोरी आ जाती है? विजुअल मेमोरी का निर्माण कर लेता है। याद रखना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा ब्रूनर की कौन सी स्टेज में विजुअल मेमोरी का निर्माण किया जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट विजुअल मेमोरी के थ्रू होगा, मानसिक प्रतिबिंब बनाकर होगा। मेंटल इमेजेस के थ्रू सूचनाएं हमारे मस्तिष्क के अंदर एंटर करेंगी और इसी से मानसिक विकास होगा। और ये कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। आइकॉनिक स्टेज में विजुअल मेमोरी बनती है, जिससे क्या होता है? मानसिक विकास होता है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है? बालक चमक, शोर, गति और विविधता से प्रभावित होता है। विविधता से प्रभावित। जब बच्चे का मानसिक विकास दूसरी स्टेज में होता है तो उसे कौन कौन सी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी? चमक, शोर, गति, विविधता। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चमक की तरफ, ज्यादा शोर की तरफ, स्पीड की तरफ, डाइवर्सिटी की तरफ ज्यादा जो है झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक विकास दूसरी स्टेज में हो रहा होता है। बालक चमक, शोर, गति और विविधता से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं।
ये जो अवस्था होती है ये प्याजे की, आपसे पूछा जाएगा कंपेयर करके कि कौन सी अवस्था के बराबर है, तो प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक ये स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल के समान है, प्री ऑपरेशनल अवस्था जैसी है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल अवस्था ये दूसरी अवस्था है मानसिक विकास की प्याजे के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, विजुअल मेमोरी का निर्माण, विजुअल मेमोरी का निर्माण करता है। ठीक है, और इसके अंदर देखकर चिंतन होता है, याद रखना क्या, देखकर चिंतन होता है। पहले चिंतन कैसे होता था, पहली स्टेज में छूकर, काटकर, निगलकर, तोड़कर, मरोड़कर, लेकिन अब चिंतन कैसे हो रहा है, देखकर। तो जो पहली अवस्था थी उसमें मानसिक विकास क्रियाओं के द्वारा हो रहा था, लेकिन ये जो दूसरी अवस्था है इसके अंदर मानसिक विकास किसके द्वारा हो रहा है, बताओ, इमेजेस के द्वारा, इमेजेस के द्वारा, यानी कि विजुअल मेमोरी के द्वारा हो रहा है। यहां तक सारी बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हमने पहली अवस्था जो देखी थी वो देखी थी क्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्रियाओं के द्वारा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास वातावरण को एक्टिविटीज के माध्यम से समझकर होगा, इंद्रियों के प्रयोग से होगा, भाषा का महत्व नहीं होगा। प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज दूसरी स्टेज है, इसके अंदर मानसिक विकास मेंटल इमेजेस के थ्रू होगा, क्योंकि मेंटल इमेजेस के थ्रू सूचनाएं जो होंगी मस्तिष्क में एंटर करेंगी, उनका मानसिक प्रतिबिंब बनेगा, विजुअल मेमोरी बन जाएगी जो मानसिक विकास को करेगी। बालक चमक, शोर गति और डाइवर्सिटी से प्रभावित होगा, और यह अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज जैसी है, विजुअल मेमोरी का निर्माण होगा, देखकर इसमें चिंतन होगा। तो दूसरी अवस्था में हम कह सकते हैं इमेजेस के द्वारा ही बच्चे का मानसिक विकास होता है। अब आ जाती है लास्ट स्टेज मानसिक विकास की तीसरी, वो होती है संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था को बोला जाता है सिंबॉलिक स्टेज। क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक स्टेज इसको बोला जाता है। देखिए देखिए, इस वक्त बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है तीसरी स्टेज में ब्रूनर के हिसाब से। इसके अंदर बालक भाषा, तर्क, गणित, भाषा प्लस तर्क प्लस गणित प्लस विज्ञान सीख लेते हैं, विज्ञान सीख लेते हैं। भाषा का मतलब है लैंग्वेज, तर्क का मतलब है लॉजिक, गणित का मतलब है मैथ्स, और विज्ञान का मतलब है साइंस। ये सभी चीजें बच्चे सीख लेते हैं। इसके अंदर जो चिंतन होता है वो कैसे होता है, बताओ। पहली वाली में चिंतन कैसे हो रहा था, इंद्रियों के प्रयोग से, दूसरी वाली में इमेजेस के प्रयोग से, लेकिन चिंतन अब संकेत प्लस शब्दों से होता है, संकेत प्लस शब्दों से। यानी कि अब भाषा का प्रयोग हो गया है मानसिक विकास में। मानसिक विकास की तीसरी अवस्था के अंदर भाषा का महत्व मानसिक विकास के अंदर होता है, भाषा का महत्व मानसिक विकास के में। ठीक है, संकेतों से और शब्दों से चिंतन करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज है, ये क्या है, वो सोचेगा, वर्ड का प्रयोग करेगा, संकेत और शब्दों से। संकेत का मतलब है साइन और शब्दों का मतलब है लैंग्वेज। उसे साइन और लैंग्वेज के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। ये तर्कपूर्ण अवस्था है, तर्कपूर्ण अवस्था। ये लॉजिकल स्टेज है। कैसी स्टेज है ये, लॉजिकल स्टेज। हर एक कार्य करने से पहले बच्चा इसके अंदर सोचता है। ठीक है, इसके अंदर जटिल समस्याओं का समाधान कर लेता है। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप कर लेता है। जटिल समस्याओं का समाधान बच्चा कर लेता है। तो आपने क्या समझा, यहां पर मानसिक विकास किसके द्वारा होगा, संकेतों के द्वारा। किसके द्वारा, संकेतों के द्वारा। भाषा के भी संकेत है। ये क्या है, ए, ये क्या है, ये भाषा का एक संकेत है। ये क्या है, बी, यानी कि ये एक संकेत है। ये क्या है, कै, यानी कि ये भाषा का एक क्या है, संकेत है। तो यहां पर जो तीसरी स्टेज है
उसमें बालक भाषा, तर्क, गणित, विज्ञान सीख लेते हैं। लैंग्वेज, लॉजिक, मैथ, साइंस सब कुछ उन्हें आ जाता है। साइन और लैंग्वेज, संकेत और शब्दों से जो है मानसिक विकास करते हैं। भाषा का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटरेक्शन करके भी मानसिक विकास होता है। लॉजिकल स्टेज है ये, जटिल समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो यहां पर जब आपने तीनों स्टेज देखी तो आपने क्या समझा, ब्रूनर का मानसिक विकास कैसे होगा। आपने एक निष्कर्ष पर आप यहां पर यह पहुंचे होंगे कि सबसे पहले क्रिया, क्रिया के बाद क्या, इमेज, और इमेज के बाद क्या, संकेत। यह है ब्रूनर का मानसिक विकास, क्रिया, इमेज, संकेत। पहले क्रियाओं के द्वारा मानसिक विकास, फिर मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा, और फिर संकेतों के द्वारा। यह मानसिक विकास की जो क्रिया के द्वारा सीखना था वो इनएक्टिव स्टेज थी। इमेजेस के द्वारा मानसिक विकास वाली कौन सी थी, आइकॉनिक स्टेज। और संकेत और भाषा के द्वारा मानसिक विकास वाली कौन सी थी, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं थी। इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए यह समझ में आया आपके या नहीं। काफी लोगों ने पहली बार जो है यह सिद्धांत देखा होगा, तो आपको समझ में आया या नहीं, बताइए जल्दी मुझे बताइए। ब्रूनर ने कोई भी एज स्पेसिफाई नहीं की है इसमें, यह मैं आपको बता दूं, अपने घर से मैं एज नहीं बता सकता हूं। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, तीसरी सिंबॉलिक स्टेज। आज भी 100 स्टूडेंट नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, 80 स्टूडेंट तो आए। अगर भाई कोई भूला भटका आ जाए चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। समझ में आ गया, हाँ। अब एक चीज मुझे ये बताओ, मैंने कल परसों आपको जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी या नहीं करवाई थी? अगर करवाई थी तो उसको नहीं करवाऊंगा मैं, अगर नहीं करवाई है तो मैं करवा दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1-2 दिन पहले चैप्टर नंबर 3 में या 2 में आपको थ्योरी करवा दी है जीन पियाजे की। बताओ, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। ये तो बताओ मैंने करवाई थी या नहीं करवाई थी। थैंक यू वीरपाल सिद्धू, मोहम्मद मुजाहिद, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, रोशन कुमार जो नए हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और डेली आएं आप चैनल के ऊपर। सीटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए, सुपर टेट के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट चल रही हैं, वो जरूर देखें। बताओ, नहीं करवाई मैंने? नहीं सर, चलिए वो मैंने, चलिए करवा देता हूं। चलिए मॉर्निंग में देखते हो, न्यू स्टूडेंट है सर मिस्टर सुमित। हाँ जी मैंने देखा, जो न्यू स्टूडेंट है भाई आप डेली आना। अभिषेक अग्रवाल, सर आज फर्स्ट डे है। मैं आपको गारंटी देता हूं इतना डीप आपको किसी के पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा, और यूट्यूब के ऊपर तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आपको डेली आना है 9 बजे। स्मार्ट लर्निंग, मोनिका मीना, प्रियंका पाल, वीरपाल सिद्धू। चलो जीन पियाजे की थ्योरी भी करते हैं। चलो आज आपको एक गिफ्ट देता हूं, जीन पियाजे की जो थ्योरी होगी वो डीपेस्ट करवाता हूं। चलो मैं इतनी डीप मैंने ऐप पर भी नहीं करवाई होगी कभी। चलो ठीक है, करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जीन पियाजे के मानसिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, देखिए जब वातावरण के प्रभाव से हमारे मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है तो इसे आप संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंदर वातावरण के संपर्क में आकर ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क का विकास करता है। तो सीधी सिंपल सी बात है ये। तो जीन पियाजे ने मानसिक विकास के अपने सिद्धांत को 4 स्टेजेस के अंदर बांटा है। ब्रूनर ने 3 स्टेज में बांटा था अपना,
और वो 3 स्टेज कौन सी थी? इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। लेकिन इन्होंने 4 स्टेज के अंदर बांटा है। इनकी चारों स्टेज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनकी स्टेज है वो संवेदी प्रेरक है। क्या है? संवेदी प्रेरक, जिसे बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज ये होती है 0 से 2 वर्ष के बीच में। जो दूसरी अवस्था होती है इनकी वो है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और वो कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसे स्थूल संक्रियात्मक भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच में रहती है। और जो चौथी स्टेज इन्होंने बताई थी वो बताई थी अमूर्त, या फिर कहें औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक, इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है ये है 11 से 15 वर्ष के बीच में। तो इन्होंने 4 स्टेज की बात की। सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब हम एक एक करके क्या करेंगे? इन सारी स्टेजेस को देखेंगे। ठीक है, इन सारी स्टेजेस को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पहली स्टेज देखते हैं इनकी, संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। चलिए, ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख दी हैं, बेसिक बेसिक। अब यहां पर देखते हैं। देखिए, ये जो एज होगी ये शुरू के 2 वर्ष होगी, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा अपने कान, नाक, आंख से निरीक्षण करके सीखता है। यानी कि इसके अंदर बच्चा कान, नाक, आंख, त्वचा यानी इंद्रियां, यानी कि बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। इंद्रियों के प्रयोग से मानसिक विकास करता है। चीजों को छूकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर अपना मानसिक विकास करेगा। मानसिक विकास करता है। क्लियर बात हो गई? ठीक है। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। याद रखना, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व होता है। वस्तु स्थायित्व इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 वर्ष तक उत्पन्न हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? कि जब कोई बच्चा छिपी हुई चीजों को निकालने में कैपेबल हो जाता है, उसे वस्तु स्थायित्व बोला जाता है। जैसे कि मान लो आप बच्चे का खिलौना लेकर अपने उसके बेड के नीचे छुपा देते हो, तो बच्चे को पता है कि मेरा खिलौना यही है, बेड के नीचे रखा हुआ है, वो बाद में उसे ढूंढ लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ठीक है ना? कि जब बच्चे को पता हो कि खिलौना बेड के नीचे रखा गया है और वो उसे हटा लेता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यानी कि वस्तु स्थायित्व इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा तो पहली स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाएगा इसमें। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है। इस अवस्था में वस्तुओं की पहचान सीखता है। वस्तुओं की पहचान सीखना पहली स्टेज के अंदर ही होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, किसी चीज को पकड़ना सीखना, किसी चीज को पकड़ना सीखना
ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली स्टेज के अंदर ही होगा। ठीक है, वस्तु को मुंह में डालकर अध्ययन करना, मुंह में डालकर अध्ययन करना, इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज है वो क्या है बच्चा ये जानना चाहेगा तो उसे डायरेक्ट मुंह में डाल देगा। तो मैंने क्या बताया था, आंख कान नाक त्वचा के प्रयोग से मानसिक विकास करेगा। वातावरण के अंदर कोई भी चीज आएगी उसे डायरेक्ट मुंह के अंदर डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो पता करना चाहता है क्या, व्हाट इज दिस। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चा मानसिक विकास की पहली स्टेज में चीजों को मुंह में क्यों डालता है, उसका टेस्ट लेने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसे ऐसा करने में मजा आता है? नहीं, वो जानना चाहता है कि यह है क्या मामला। तो जैसे आपके सामने कोई चीज आ जाए, तुम गूगल खोलते हो तो बच्चा गूगल नहीं खोलेगा, उसे मुंह में डाल लेगा देखने के लिए कि यह मामला क्या है। तो मानसिक विकास की इस अवस्था में वस्तुओं को मुंह में डालकर जो है अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज दिस, ये पता करने के लिए बच्चा पहली स्टेज में मुंह के अंदर चीजें डालेगा। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और तुम्हें डीप लेकर चलता हूं, मजा आ जाएगा। देखिए, ये है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इसे क्या बोला जाता है? स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। इसका मतलब है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था या स्टेज। ये जो होता है ये 0 से 3 दिन के बीच में ये चीज आपको देखने के मिलेगी, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अंगूठा चूसने की जैसे कि अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये भी इसी पहली स्टेज के अंदर देखने को आपको मिलेगी, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि इसके अंदर जो ये अवस्था आएगी, बार बार प्रयास करके सीखेगा बच्चा इसमें। ठीक है, बार बार प्रयास करके इसके अंदर बच्चा सीखेगा। और यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि मानसिक विकास की पहली सीढ़ी इसे कहा जाता है। मानसिक विकास की पहली सीढ़ी इसी स्टेज को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहली स्टेज है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष। कान नाक आंख त्वचा यानी इंद्रियों के प्रयोग से मानसिक विकास होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, वस्तुओं की पहचान करना इसी स्टेज में सीखेगा, चीजों को पकड़कर सीखना इसी चीज में सीखेगा, वस्तु को मुंह में डालकर अध्ययन करना, पता करना कि यह क्या है, इसी स्टेज में है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करेगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा 0 से 3 दिन। इसके मेन जो होते हैं, अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति यहीं से शुरू हो जाती है। मानसिक विकास की पहली सीढ़ी आप इसको बोलते हो। ठीक है, मानसिक विकास की पहली सीढ़ी आप इसे बोलते हो। उसके बाद यहां पर अहम केंद्रिता होती है। अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता का मतलब है ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। इस स्टेज में ईगो सेंट्रिक होगा। ठीक है, जीववाद होगा। इस स्टेज में जीववाद होता है, यानी कि एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। एनिमिज्म का मतलब होता है, देखिए ये तो चलो मैं आपको दूसरी स्टेज के अंदर ही बता दूंगा, पहली को इतनी अंदर नहीं लेकर चलता। इसके अंदर आप अहम केंद्रिता ही लिख लो। चलो, इसके अंदर अहम केंद्रिता। चलिए, ईगो सेंट्रिज्म, यही विशेषताएं इसकी मेन होती है। दूसरी स्टेज में एंट्री मारते हैं। दूसरी स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका टाइम फ्रेम क्या होता है बताइए? 2 से 7 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसके बीच में टाइम होता है दोस्तों।
अब ये जो 2 से 7 वर्ष हैं, एक सेकंड में पानी एक बार पी लूं, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं एक बार पानी पी लेता हूं उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तब तक लाइक का बटन दबाओ। हाँ जी, चलिए लाइक का बटन दबा दें तब तक। अब देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से गलती होने के चांस होते हैं। और वो क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो स्टेज है, इसको हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसको हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है दूसरी स्टेज को। इसमें पहला पार्ट है प्री कंसेप्चुअल। प्री कंसेप्चुअल यानी कि पूर्व प्रत्यात्मक, पूर्व प्रत्यात्मक काल। ये जो होता है ये 2 से 4 वर्ष होता है। 2 से 4 वर्ष, यानी कि दूसरी स्टेज को 2 पार्ट में तोड़ दिया हमने। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे इंट्यूटिव स्टेज बोला जाता है। इंट्यूटिव स्टेज का मतलब है अंत प्रज्ञात्मक काल। अंत प्रज्ञात्मक काल ये होता है 4 से 7 वर्ष। यानी कि जो मानसिक विकास की दूसरी स्टेज थी उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। प्री ऑपरेशनल को, प्री कंसेप्चुअल में 2 से 4 और इंट्यूटिव 4 से 7। इनको अलग अलग देखते हैं, इनके अंदर विशेषताएं क्या क्या हैं। यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज है, मानसिक विकास की दूसरी स्टेज की पहली सब स्टेज, ये खोज की प्रवृत्ति होती है या खोज की अवस्था होती है। कैसी? खोज की अवस्था। एज टू एक्सप्लोर, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की यह अवस्था होती है। इसके अंदर बड़ों का अनुकरण होता है। क्या होता है? बड़ों का अनुकरण इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म, यहां पर आना था वो जीववाद। वैसे तो पहले भी होता है लेकिन मेन यहां पर होता है। जीववाद का मतलब है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझना। ठीक है, जैसे कि कोई लड़की है वो अपनी गुड़िया से बातें कर रही है, कोई लड़का है वो अपनी साइकिल से बातें कर रहा है। तो एनिमिज्म का मतलब है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझना। और इस अवस्था में भी ईगोसेंट्रिज्म काफी देखने को मिलेगा। अब जब बच्चा 4 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है। ये पहला पार्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का दूसरा पार्ट है इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज का मतलब होता है इस स्टेज में बच्चे का माइंड जो होता है वो किसी भी चीज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि मस्तिष्क किसी भी बात को तुरंत एक्सेप्ट करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे का मस्तिष्क किसी भी बात को तुरंत एक्सेप्ट कौन से स्टेज में करता है, तो किस स्टेज में करेगा? प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल के सेकंड पार्ट में इंट्यूटिव अंत प्रज्ञात्मक काल में मस्तिष्क किसी भी बात को क्या कर लेता है? तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखना, किसी भी बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेना। इस एज में बच्चे को समझ आ जाता है कि अगर कोई आदमी तुम्हें टॉफी दे तो उससे लेनी नहीं है। तुम 10-10 बार समझाते हो, कोई बच्चे को टॉफी देगा उसे लगेगा टॉफी अच्छी चीज है, कोई मुझे दे रहा है तो मुझे ले लेनी चाहिए। वो ये नहीं सोचेगा कि क्या पता इसमें कुछ मिला रखा हो। तो मस्तिष्क किसी भी बात को तुरंत एक्सेप्ट करेगा इस स्टेज के अंदर। ठीक है, इस स्टेज के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी होना, इसका मतलब क्या है? विचार जो होते हैं, विचार होते हैं अविलोमीय। अविलोमीय। अब आप बोलेंगे कि यह मामला क्या है? यानी कि मन ही मन, पूर्व सिचुएशन ना सोच पाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन ही मन, पूर्व या पहले की सिचुएशन
ना सोच पाना। जैसे कि मानो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने बच्चे को बताया कि मेरे पास 1 लीटर और 1 लीटर की 2 पानी की बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है। तुम 2 लीटर पानी ले आए, 1-1 लीटर की बोतल। तुमने 1 लीटर पानी डाला एक ऐसे कंटेनर में जो ऐसे लंबा है, परख नली है, यानी कि मान लो तुमने जो पहला जो डाला वो लंबे कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, 1 लीटर पानी, और एक तुमने चौड़े कंटेनर में डाल दिया 1 लीटर पानी, और आपने बच्चे को कहा कि बेटा बताओ किस में ज्यादा पानी है। तो बच्चे ने पहले देखा था कि तुम्हारे हाथ में इधर भी 1 लीटर पानी है, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी 1 लीटर पानी है। ये तो बच्चे ने पहली बारी में देखा। दूसरा सीन बच्चे ने क्या देखा कि वो पानी इनके अंदर डाल दिया। तो इस एज में बच्चा बोलेगा कि इसमें पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा है। ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि बच्चा मन ही मन में जो पहली सिचुएशन है उसको नहीं सोच पा रहा है कि पहले तो यार पानी तो सेम है, 1 लीटर इधर भी है 1 लीटर उधर भी है। तो 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होगी। विचार कैसे होंगे? अविलोमीय, यानी विचार पहले वाली स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे। मन ही मन पूर्व सिचुएशन नहीं सोच पाएगा बच्चा इसके अंदर। अब फिर कब सोच पाएगा? इस स्टेज के खत्म होने के बाद। अब देखिए, जो मन ही मन में पूर्व सिचुएशन सोच पाना, रिवर्सिबिलिटी आ जाना होता है, जिसे संरक्षण का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखें कि जो दूसरी स्टेज थी उसको हमने कितने पार्ट में बांटा? उसको हमने 2 पार्ट में बांटा। पहला खोज की अवस्था, बड़ों का अनुकरण, जीववाद और ईगोसेंट्रिज्म वाली, पूर्व प्रत्यात्मक 2 से 4, और फिर 4 से 7 जहां पर मस्तिष्क किसी भी बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है इस स्टेज में, याद रखना। विचार अविलोमीय होते हैं प्री ऑपरेशनल में। मन ही मन पूर्व सिचुएशन नहीं सोच पाएगा। पहले 1-1 लीटर का पानी दोनों हाथों में दिखाकर आप 2 अलग अलग कंटेनर में डालोगे तो जो ऊंचा है उसमें ज्यादा पानी बताएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाली सिचुएशन जब आपके हाथ में 1-1 लीटर की पानी की बोतल थी, वो नहीं सोच पाएगा बच्चा। फिर यहां पर एंट्री आ जाएगी, कहां पर एंट्री आ जाएगी? तीसरी स्टेज में। कौन सी स्टेज में एंट्री मार दोगे? मानसिक विकास की तीसरी स्टेज में एंट्री मार दोगे तुम। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक। क्या है? मूर्त या फिर स्थूल संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूं जो तुमने नहीं सुनी होगी, क्योंकि बुक्स के अंदर से वैसे ही पढ़ा दिया जाता है, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो वो सोच पैदा नहीं हो पाती। लेकिन अब एक चीज देखो, ये जो तीसरी स्टेज होगी इसकी शुरुआत होती है दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज को अलग करने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण चीज संरक्षण के सिद्धांत से। संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि संरक्षण का सिद्धांत आने से पहले बच्चा दूसरी स्टेज में रहेगा, और जैसे ही संरक्षण का सिद्धांत आ जाएगा तीसरी स्टेज में एंट्री हो जाएगी। तो समझे या नहीं समझे कि ये जो संरक्षण का सिद्धांत है ये सेपरेट करता है जीन पियाजे की दूसरी स्टेज को और जीन पियाजे की तीसरी स्टेज को। दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच का ये पुल है संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या है संरक्षण का सिद्धांत? देखिए, संरक्षण का सिद्धांत का मतलब है बच्चा मानसिक रूप से 2 चीजें करने में सक्षम हो जाता है। पहली चीज क्या? पहली चीज ये कि रिवर्सिबिलिटी आना, रिवर्सिबिलिटी आना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन ही मन पूर्व सिचुएशन सोच पाना, पूर्व सिचुएशन सोच पाना। एक तो ये क्वालिटी आ जाती है। दूसरी स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी थी, इसमें रिवर्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन में देख लेना, अगर पूछे इरिवर्सिबिलिटी कब होती है? जब संरक्षण का सिद्धांत नहीं होता दूसरी स्टेज में। रिवर्सिबिलिटी कब होगी? तीसरी स्टेज में, जब संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। क्योंकि संरक्षण का सिद्धांत 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है रिवर्सिबिलिटी आना, यानी मन ही मन पूर्व सिचुएशन सोच पाना, और दूसरा संरक्षण का सिद्धांत का मेन फैक्टर होता है तार्किक
तार्किक गुणितता, इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देना। दो विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देना। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, ध्यान देना। यानी जो बच्चा दूसरी स्टेज में था उसने सीधा बता दिया कि भाई इस वाले में पानी ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा और इस वाले में कम है। लेकिन आपने उससे थोड़ा बड़ा बच्चा बुलाया जिसकी उम्र क्या थी? 7 से 11। जिसकी उम्र क्या थी? कंक्रीट ऑपरेशन की उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष का बच्चा आपने बुलाया। ठीक है, आपने उसे बुलाकर वही काम किया। आपके लेफ्ट हैंड में भी 1 लीटर की पानी की बोतल, आपके राइट हैंड में भी 1 लीटर की पानी की बोतल। ठीक है, सबसे पहले तो आपने दिखाया कि देखो ये रहा। तो बच्चे ने पहला सिनेरियो देख लिया कि दोनों हाथों में 1 लीटर की पानी की बोतल है। फिर उसने वही किया, 1 लीटर पानी को इस लंबे बीकर में डाला और 1 लीटर पानी को इस छोटे बीकर में डाला और बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा किसके अंदर जो है पानी ज्यादा है? उसने बोला पानी बराबर है। क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर संरक्षण का सिद्धांत आ गया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा बता देता है दोनों में समान पानी है। क्यों? क्योंकि संरक्षण का सिद्धांत आ गया है। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई थी, यानी कि बच्चा मन ही मन में पूर्व सिचुएशन को सोच पा रहा था कि जब मैंने, ये तो दूसरी सिचुएशन हुई ना, पहली सिचुएशन को मन ही मन में सोच पा रहा था कि लेफ्ट हैंड में भी 1 लीटर का पानी था और राइट हैंड में भी 1 लीटर का पानी था। तो रिवर्सिबिलिटी भी आ गई। फिर दोनों विशेषताओं के ऊपर एक बार ध्यान दिया कि देखो एक पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन को मिलाकर सोच पाना, दो विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देना। यहां पर बच्चा जो है वो क्यों नहीं बता पा रहा था कि बराबर है? क्योंकि ये जो पहला सिनेरियो था और जो दूसरा सिनेरियो था, दोनों को इकट्ठा एक साथ नहीं सोच पा रहा था बच्चा। जब पहले सिनेरियो को और दूसरे सिनेरियो को एक साथ सोच पाए उसको बोला जाता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। जब दो विशेषताओं पर एक साथ ध्यान दे। तो यहां पर आप क्या समझे? देखो मैं बहुत डीप आपको लेकर जा रहा हूं। आप क्या समझे यहां पर? आप ये समझे कि जब भी यहां पर प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी तो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होगी, लेकिन जब भी तीसरी स्टेज आ जाएगी तो तीसरी स्टेज तभी आएगी जब संरक्षण का सिद्धांत बच्चे के अंदर आ जाएगा। तो तीसरी स्टेज के आने का पहला लक्षण है संरक्षण का सिद्धांत आना, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी की बजाय रिवर्सिबिलिटी आ जाना और उसके बाद तार्किक गुणितता आ जाना। यानी कि बच्चा अब तीसरी स्टेज में मन ही मन में पूर्व सिचुएशन को सोच भी पाएगा और दो विशेषताओं पर एक साथ ध्यान भी दे पाएगा। तो आप संरक्षण का सिद्धांत, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी समझ चुके हैं। ये तीसरी स्टेज में आ जाता है। ठीक है, यहां पर एक और खासियत यह होती है कि बच्चा मूर्त विषयों में इंटरेस्ट लेता है। मूर्त विषय यानी कि कंक्रीट विषयों में इंटरेस्ट लेगा। कंक्रीट विषय कौन से होते हैं? जिन्हें देख सके, जिन्हें देख पाए, यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें बच्चा देख पाए फिजिकली, उनके अंदर काफी रुचि लेगा। अब इस स्टेज के अंदर जो तीसरी स्टेज है, बच्चा काउंट करना, गिनना, बच्चा मेजर करना, ठीक है, बच्चा मापना, तोलना, तुलना भी कर सकता है। तुलना करना भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन तुलना कब कर पाएगा? जब दोनों चीजें सामने हो। जब दोनों चीजें सामने हो, यानी कि मान लो आपको दो चीजों को कंपेयर करवाना हो तो बच्चा तभी कंपेयर कर पाएगा जब दोनों चीजें वो देख पाए अपने सामने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूर्त चिंतन बहुत ज्यादा होता है, उन्हीं चीजों के बारे में सोच पाता है जिन्हें देख पाए। तो रुचि किन विषयों में होगी? जिन्हें देख पाए। काउंट कर सकता है, मेजर कर सकता है, कंपेयर भी कर सकता है, लेकिन कंपेयर किन्हें कर पाएगा? सिर्फ उन चीजों को जिनको वो देख पाए। समझ में बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। और एक और लास्ट खास बात इस स्टेज के अंदर आ जाती है कि विचारों के अंदर क्रमबद्धता आ जाती है। क्या आ जाती है? विचारों के अंदर क्रमबद्धता, यानी कि
पहले छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक वो समझने की कोशिश करेगा। यानी कि जब आप कोई काम करते हो तो छोटी से बड़ी बात आप समझते हो या नहीं, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, इस तरीके से बच्चे के विचार चलने लगेंगे। या तो पहले किसी टॉपिक की छोटी बातों को समझते हो बड़ी बात समझेगा, या सबसे पहले बड़ी बात मेन पॉइंट समझकर फिर छोटी छोटी बातें समझेगा। तो ये वाली क्वालिटी ही विचारों में क्रमबद्धता बोली जाती है। सीक्वेंस इन थिंकिंग, ये कौन सी स्टेज में आ जाता है? ये तीसरी स्टेज में आ जाती है आपकी। ठीक है, ये तो हुई तीसरी स्टेज। अब चौथी स्टेज के अंदर एंट्री मारते हैं। चौथी स्टेज कौन सी है जीन पियाजे की? देखिए, चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल को बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसकी टाइम फ्रेम क्या होता है? 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 साल के बीच में बच्चे के मानसिक विकास की यह चौथी अवस्था होती है। सबसे पहली चीज आ जाती है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है जो चीज सामने ना हो उसके बारे में भी सोच पाना। जो चीज सामने ना हो उसके बारे में भी चिंतन कर पाना, उसके बारे में भी चिंतन कर पाना। इससे पहली वाली स्टेज में भी बच्चा चिंतन कर पा रहा था, लेकिन उन चीजों के बारे में जो इसके सामने थी। लेकिन इसमें जो सामने नहीं होगी उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करेगा। इस उम्र में शाब्दिक प्लस अशाब्दिक दोनों तरीके की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यानी कि बच्चे का इतना मानसिक विकास हो जाता है कि वो वर्बल प्लस नॉन वर्बल एक्सप्रेशन करता है। आपके पापा घर में आए, आते ही चीजों को तोड़ फोड़ करने लगे, चीजों को इधर उधर फेंक दे, तो समझ जाओगे काम पे कोई ना कोई पंगा हो गया है। तो वो अशाब्दिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। या घर पर आते ही तुम्हें बकने लग जाए, खाट खड़ी कर दे तुम्हारी। तो इस एज में शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्ति दोनों हो जाती है। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई होगी। इस एज में हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। हाइपोथेसिस का निर्माण, हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करने से पहले जो आप प्लान बनाते हो। जैसे मैं तुम्हें ये बताऊं, मैं तुम्हें ये कहूं कि यार ट्रिप पे चलना है, चलोगे? तुम बोलोगे चलो चलता हूं, मैं कुछ प्लानिंग करता हूं। फिर आप बोलोगे कि वहां चलेंगे एक दिन, फिर एक दिन वहां चलेंगे, फिर एक दिन वहां चलेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो ये हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो आप प्लान बनाते हो किसी भी चीज को सॉल्व करते वक्त, यानी कि किसी समस्या के समाधान करते वक्त जो आप समाधान का तरीका सोचते हो वो आपकी हाइपोथेसिस होती है। वो क्या होती है? आपकी हाइपोथेसिस होती है। तो इस एज के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आप किसकी मदद लेते हो? हाइपोथेसिस की मदद लेते हो। हिंदी में जो बोलते हैं इसको भूल गया मैं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा। इसके अंदर इस स्टेज में मानसिक शक्तियां यानी कि मेंटल एबिलिटीज अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। यानी कि मेंटल एबिलिटीज जो हैं, जितनी भी आपके अंदर मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी अपनी बेस्ट, अपने टॉप पर पहुंच जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? स्व आलोचना या आलोचनात्मक चिंतन आ जाता है। अपने बारे में बच्चा विचार करने लगता है कि मैं ठीक जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। समाज के रूल्स का एनालिसिस बच्चा इसके अंदर करने लग जाता है। समाज के रूल का एनालिसिस कि समाज ने जो रूल बनाए हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है यहां पर कि बच्चा क्या करता है? बच्चे की इमेजिनेशन पावर, बच्चे की
इमेजिनेशन पावर मजबूत हो जाती है, बच्चे की इमेजिनेशन पावर मजबूत हो जाती है। तो ये चौथी स्टेज थी आपकी। कौन सी स्टेज थी? चौथी स्टेज थी। अब इसको फिनिश करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 बातें और बता देता हूं ताकि तुम्हें पियाजे के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। पियाजे ने बुद्धि के बारे में क्या बोला? पियाजे ने इंटेलिजेंस के बारे में यह बोला कि मानसिक योग्यताओं का योग है ये, मानसिक एबिलिटीज का जोड़, मानसिक एबिलिटीज का जोड़ है ये, ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटीज है ये। क्या है? ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटीज। यानी कि अलग अलग जो आपकी मानसिक एबिलिटीज होती हैं, जैसे इमेजिनेशन हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, लॉजिक हो गया, एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये सारी चीजें मिलाकर बुद्धि का निर्माण करती है। बुद्धि किसी एक एबिलिटी का नाम नहीं है, अलग अलग मेंटल एबिलिटीज का जोड़ है बुद्धि। समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज क्या बोला? बुद्धि जो होती है, जो बुद्धि होती है, देखिए बुद्धि का प्रयोग एक काम के लिए व्यक्ति करता है। पियाजे बोलते थे किसके लिए? समायोजन के लिए, समायोजन के लिए यूज की जाती है, समायोजन के लिए यूज की जाती है। अब एक चीज और याद रखना, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में क्या बात की जीन पियाजे ने? नॉलेज के बारे में इनकी क्या सोच थी? देखिए नॉलेज के बारे में ये थी कि जो ज्ञान है बच्चे खुद निर्माण करेंगे, बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करेंगे, बच्चे सब कुछ खुद सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? वातावरण में रहकर, वातावरण से इंटरेक्ट करके। जब बच्चे वातावरण में इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेंगे तो इसीलिए इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा बच्चों को, प्लस ज्ञान का सक्रिय निर्माता का। किसने? जीन पियाजे ने। तो ये बातें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अब बताओ कैसी लगी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? अच्छी लगी होगी आपको। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। अपने बुद्धि के प्रयोग से ही एक व्यक्ति अपने समाज के अंदर, अपने वातावरण के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, जिसे समायोजन करना कहते हैं। ठीक है, समायोजन एक कैसी प्रक्रिया है? जन्मजात प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति समायोजन करता है। समायोजन करते वक्त 2 प्रक्रियाएं सामने आती हैं जो आपको पता है। तो ये आपका जो है चैप्टर था। अब एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, लाइक 179 है और अभी लाइव है 87, लगभग 100 लोग आए थे और वो चले गए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो लोग आते हैं और फिर इधर उधर जो लाइव सेशन शुरू हो जाते हैं उनके लाइव सेशन में भाग जाते हैं, तो आप मेरे लाइव सेशन में ना आए। जो ये 87 स्टूडेंट यहां पर रुके हुए हैं, इनकी बहुत कदर करता हूं मैं। कहते हैं ना, झूठी मोहब्बत से बेहतर है हमसे नफरत कीजिए। हम असली जज्बातों की बहुत कदर करते हैं। तो यही चीज है मेरे अंदर कि झूठी मोहब्बत से बेहतर है कि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि मैं असली जज्बातों की बहुत कदर करता हूं। तो ये जो लाइक करने वाले 100 स्टूडेंट भाग गए हैं लाइव को छोड़कर, वो ना तो लाइक करो ना लाइव आओ, इधर उधर ही आप पढ़ो। लेकिन जिनको भूख है असली साइकोलॉजी की, वो डेली आए। और जो नए स्टूडेंट हैं, मैं आपको वादा करता हूं, आप अगर यहां पर आकर डेली पढ़ेंगे, भूल जाओगे हर एक चीज को और रियल साइकोलॉजी से आप जो है रूबरू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। ठीक है, बाय। वीडियो डाली है आज दिन में मैंने, वो भी जरूर देखना। पुराने स्टूडेंट तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते, 20-25 स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं, उन्हें ही कमेंट आते हैं। तो नए स्टूडेंट जो हो मेरे, आप जरूर कमेंट करना। मैं आपसे जरूर पूरा दिल से जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट से तो मैंने पूरा दिल से जुड़ने की कोशिश की, सब मतलब के यार निकले। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, जो नए स्टूडेंट हैं, आप मुझे 10% प्यार सपोर्ट दोगे तो मैं तुम्हें 100% दूंगा। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर जरूर करें। उसी से ही यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जो है ज्यादा अच्छी चलेंगी, वरना और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है।
सेंट्रल सेंट्रेशन समझा नहीं मैं, आपने किस चीज के बारे में आप बोल रहे हो? देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको बता, देखिए सेंट्रेशन का मतलब होता है जब किसी भी चीज की सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी एक स्पेसिफिक विशेषता पर जब आप ध्यान गड़ा देते हो, यानी कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी विशेष विशेषता के ऊपर बल दे तो यह केंद्रीकरण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यानी कि किसी भी चीज के अंदर मान लो 70 क्वालिटीज हैं, उसमें से 79 क्वालिटीज को छोड़कर जब एक ही क्वालिटी के बारे में आप पूरा ध्यान दो, उसे बोला जाएगा केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा कि किसी भी चीज की एक विशेषता के ऊपर ध्यान न देकर सभी विशेषताओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो यह फर्क होता है केंद्रीकरण में और विकेंद्रीकरण में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह पॉइंट मुझसे छूट गया था जो मैंने अब यह पॉइंट ठीक करा दिया है। देखिए मैथ्स पेडागोजी की क्लास में शुरू कराऊंगा आपकी, जो कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मैं लाइव पढ़ाता हूं दिल्ली पुलिस 9 बजे रात को, 9 बजे, और बाकी भी मेरे सेशंस रहते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। और नए स्टूडेंट से मैं एक बार फिर से कहूंगा, जरूर आए, आपके लिए पढ़ाई ऐसी ही होगी। मैं अब इंग्लिश लिख देता हूं साथ साथ, ऐसी बात नहीं है, और भी कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी साथ के साथ और ज्यादा यूज करूं मैं सेशंस में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन जो यहां पर आए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला मुझे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना। कल मिलता हूं आप लोगों से छठे चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हम क्या करेंगे? छठे चैप्टर के अंदर हम सीखने के सिद्धांत करेंगे कल। ठीक है, सीखने के मुख्य और गौण सिद्धांत, थोरनडाइक वाले। बाय।